हाय फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, अभिजीत दीपके और सौरभ दास आज सोशल मीडिया पर इन नाम को लेकर काफ़ी चर्चा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि अभिजीत दीपके कौन है। बड़ा सवाल ये है कि उसके पीछे कौन कौन खड़ा है, कौन उसे सोशल मीडिया पर हवा दे रहा है। आखिर इतनी तेज़ी से उसे राजनीति चेहरे के रूप में आगे बढ़ाने की कोशिश क्यों कर रही है। तो राजनीति में कोई चेहरा अचानक बड़ा नहीं बनता। किसी व्यक्ति को अपनी लोकप्रियता हो सकती है, उसकी बोलने की क्षमता हो सकती है, नेतृत्व करने की क्षमता हो सकती है, लेकिन उसे लगातार सोशल मीडिया पर प्रमोट करने, मुद्दों को एम्प्लीफाई करने और एक बड़े राजनीति चेहरे के रूप में पेश करने के पीछे कई तरह का राजनीति ताकतें हो सकती है। अभिजीत दीपके अमेरिका में ही रहा, वहाँ उसने अपनी पहचान और करियर बनाने की कोशिश की, लेकिन अगर वहाँ वो वैसी सफलता हासिल नहीं कर पाया जैसी उनकी उम्मीद थी, तो अब भारत लौटकर राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। जिससे तो सवाल उठता है, स्वाभाविक है कि आखिर उसका राजनीति लक्ष्य इतना बड़ा क्यों है। के बोल रहा है कि ये फिर से जंतर मंतर पे कुछ करने वाला है। प्रोटेस्ट तो वो नहीं है, पता नहीं ये कुछ तो वहां करता है, भीड़ जोड़ लेता है, कुछ तमाशे वगैरह करवाता है, गाली गलौज दिलवाता है लोगों से, कुछ करवाता है, प्रोटेस्ट तो नहीं करवाता। कह रहा है फिर से करूंगा। मतलब इससे पहले जो उसने दिल्ली में गए हैं जो नीट के बच्चे, पूरी इंडिया की नीट के बच्चे, उनको इकट्ठा कर लिया और उनका एग्जाम था, 1.5-2 महीने बाद उनके एग्जाम हुए हैं फिर से। तो वो लोग ना ये सब चीजों में उलझे, इंस्टाग्राम पे मीम शेयर किए, गंदी गंदी वहां गालियां दिए, पूरा माइंड स्पॉइल हो गया, इनका पेपर बर्बाद हो गया। अब जो दीपकिया, हर कोई तेरी तरह अमीर ज्यादा तो है नहीं कि तू पैसे वाले घर से है तो हर कोई है क्या भाई। किसी के पिताजी ने कहीं से लोन लिया है, किसी के पिताजी ने कहीं से उधार लिया है, कैसे कैसे बच्चों करके अपने बच्चों को नीट की तैयारी करवाते हैं। तेरे वो इस तरह की भीड़ भाड़ाओं में इकट्ठा करता है तू भीड़, वहां बच्चे जाके अपना एग्जाम बर्बाद कर देते। नीट तो बर्बाद हो गया है, अगला नंबर ये जो CJP 2 नहीं है, ये UPSC 2 को बर्बाद करने की साजिश है। आने वाला समय अभी आएगा जो टाइम, उसमें UPSC का एग्जाम है, SSC का एग्जाम है, UGC नेट का एग्जाम है। क्या करोगे? ये सब चीजों में उलझ जाओगे, नहीं निकल पाएगा एग्जाम भाई। मैं सुधारने के लिए कोई बात करता हूं तो तुम लोग को लगता है मैं ये दीपकिया ये बर्बाद करने आया है भाई। तुम लोगों को इसको, तुम्हारे एग्जाम को स्पॉइल कर देगा। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कोई हो सकता है डीपके का चाचा मामा का लड़का ये सब एग्जाम की तैयारी ना करता हो कि ये पूरे भारत देश के बच्चों को उलझा के उनका सिलेक्शन करवा दे। भाई मत करो, कोई तुमको करने की जरूरत नहीं प्रोटेस्ट। ये आम आदमी पार्टी का आदमी है, ये बता रहा हूं, इसको कहीं से विधायकी की सीट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इसको। ये तुम्हारे नाम से विधायकी की सीट लेगा और सेटल हो जाएगा। ऐसे पहले भी नेता आके कर चुके हैं गाइस। थैंक यू सो मच। क्या वो सिर्फ एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता बनना चाहते हैं, या फिर उनके सपने इससे कहीं बड़े हैं? क्योंकि इतिहास में हमने देखा है कि कुछ चेहरे बहुत तेजी से राजनीति में केंद्र में आ जाते हैं। जैसे अन्ना हजारे का अनशन में केजरीवाल को फायदा मिला, आम आदमी पार्टी इसका उदाहरण है। एक आंदोलन से निकली राजनीति बहुत कम समय में दिल्ली के सत्ता तक काबिज होना और अपना रास्ता बनाना बहुत बड़ी बात है। तो क्या अभिजीत दीपके उसी तरह किसी बड़े राजनीति स्पेस का तलाश कर रहा है? और यहाँ एक दूसरे सवाल ये भी है कि अगर सोशल मीडिया पर अलग अलग राजनीतिक विचारधारा और विपक्षी खेमों में जुड़े लोग किसी नए चेहरे को लगातार समर्थन और विजिबिलिटी दे रहा है, तो क्या यह सिर्फ व्यक्तिगत लोकप्रियता है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक कैलकुलेशन भी हो सकता है? उद्धव ठाकरे जैसे नेता दूसरे राजनीतिक समूह के समर्थन को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं दिखाई देती है, लेकिन यहाँ सावधानी जरूरी है। सोशल मीडिया पर किसी को समर्थन मिलना आप में किसी पार्टी को आधिकारिक साजिश व मिलीभगत का सबूत नहीं है। फिर सवाल पूछना लोकतंत्र का हिस्सा है। तो सबसे बड़ा सवाल है, क्या कोई नया राजनीतिक चेहरा सिर्फ अपने दम पर इतना बड़ा नेटवर्क बना सकता है, या उसके पीछे अलग अलग राजनीति और सामाजिक ताकतों का समर्थन भी हो सकता है? अब बात आती है सौरभ दास की। अगर ये दोनों चेहरे मिलकर
लगातार ऐसी मुद्दा उठा रहे हैं जिनका सीधा असर सरकार, सत्ता और राजनीति व्यवस्था पर पड़ता है, तो इसे सिर्फ दो व्यक्ति की कहानी मानकर छोड़ देना शायद जल्दीबाजी होगी। हो सकता है ये सामान्य राजनीति एक्टिविटीज हो सकता है किसी नए राजनीति मूवमेंट की शुरुआत हो। यह भी संभव है कि अलग अलग राजनीति समूह अपने अपने फायदा के लिए इन चेहरों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन विदेशी फंडिंग या किसी विदेशी ताकत द्वारा भारत को डिस्टेबलाइज करने जैसी बात तभी कही जानी चाहिए जब ठोस प्रमाण सामने आती है। सिर्फ अनुमान के आधार पर किसी व्यक्ति का संगठन पर ऐसा आरोप लगाना सही नहीं होता है, लेकिन भारत जैसे देश में इस सवाल का नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राजनीति अस्थिरता पैदा करने की कोशिश आखिर किसके हित में होता है? भारत कोई एक भाषा, एक जाति, एक खानपान, एक संस्कृति वाला देश नहीं है। यहाँ भाषा अलग, संस्कृति अलग, पहनावा अलग, खानपान अलग, क्षेत्रीय पहचान अलग, राजनीति सोच भी अलग अलग। ऐसे देश को एक साथ लेकर चलना आसान काम नहीं है। इसीलिए असली सवाल है किसी एक व्यक्ति के प्रधानमंत्री बनने या किसी एक सरकार के जाने का नहीं है। असली सवाल है अगर सत्ता बदलनी है तो क्या कोई मजबूत राजनीति व्यवस्था मौजूद है जो भारत की इस विशाल विविधता को एक साथ लेकर चले? अगर कोई नया चेहरा राजनीति में तेजी से उभर रहा है तो जनता को उसके भाषण से ज्यादा उसके पीछे की पूरी कहानी देखनी चाहिए। उसकी फंडिंग कहाँ से आती है, उसका संगठन कैसे खड़ा हुआ, उसे कौन लोग प्रमोट कर रहा है,